दोस्तों, आज कुछ अभिभावक मेरे पास आए जिनके द्वारा बताया गया कि मेरे बच्चे या बच्चों का मन पढ़ने में पहले बहुत अच्छा लग रहा था। क्लास में कई बार वो पहली रैंक लाया, लेकिन अब हाल फिलहाल में उनका पढ़ने में मन बहुत कम लग पा रहा है। जब मैं बच्चों से मिला, उनसे बातचीत की, तो उनका मन पढ़ने को होता है, लेकिन बीच बीच में वो बता रहे हैं कि उनका मन डाइवर्ट हो जाता है और पढ़ने में मन नहीं लगता है। लगता है कि नहीं, हमें पढ़ने से क्या फ़ायदा। मैं उन बच्चों से बातचीत के क्रम में मैंने पाया कि ये समस्या केवल इन्हीं बच्चों की नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इस तरह की जो एक तरह से सिंड्रोम है उससे ग्रस्त हो चुके हैं। क्या कारण है कि बच्चों का कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है पढ़ने में? उसके पीछे गहराई से मंथन करें तो ये बिल्कुल शरीर की संरचना जैसी चीज आपको निकल करके आएगी। जैसे जीवन चलने का नाम होता है, और ये जीवन तभी चलता है जब हमारा हार्ट यानी दिल, हृदय चलता रहता है। हृदय को कभी आप मशीन, जो रीडिंग वाली मशीन है, उसमें देखेंगे तो ऐसे अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे चलती है। जब वो लाइन ऊपर जाती है यानी हृदय बहुत पंप कर रहा होता है, और नीचे आती है तो उसकी गति बहुत धीमी होती है। अगर ये पंपिंग बंद हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। इसका यथार्थ क्या हुआ? मतलब समझ लीजिए कि जीवन में किसी भी चीज को पाने की ललक कभी बहुत ज्यादा होगी, यानी हम बिल्कुल टॉप पर होंगे, पढ़ने की ललक भी बहुत ज्यादा होगी, और कभी ये बिल्कुल धरातल पर नीचे आ चुकी होगी तो हम बहुत कम पढ़ने में मन हमारा लग रहा होगा। ऐसी स्थितियां केवल आपके बच्चे के साथ नहीं, केवल आपके साथ नहीं, बल्कि सभी के साथ होना स्वाभाविक है। लेकिन बतौर अभिभावक या विद्यार्थी हमें क्या करना चाहिए? तो जब कभी हम टॉप पर हों तो ऐसा ना हो कि इतना उसमें पढ़ने में अपने को झोंक दें कि मन बिल्कुल उससे हट जाए, और जब हम बिल्कुल ना पढ़ने का मन हो तो ऐसा ना करें कि किताब कॉपी से बिल्कुल नाता ही तोड़ लें, बहुत दूर हट जाए। ऐसा क्यों? हमें दोनों के बीच में अनुशासित बनाने के लिए ही कुछ नियम संनियम बताए गए हैं, जिनका अनुपालन करने पर हम न तो बूम की स्थिति में हद से पार जाते हैं, और न ही जो क्रस्ट की स्थिति होती है, बिल्कुल नीचे की स्थिति, गर्त की स्थिति होती है, उसमें अपने विवेक को खो पाते हैं। एक तो आज के डेट में जो हम छोटे छोटे कई टाइप्स के मोबाइल फोन चलाने में एडिक्ट होना शुरू हो जाते हैं बच्चे, इसको भी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पढ़ने के लिए, चूंकि किताबों को पढ़ने में हमें पेशेंस और धैर्य की आवश्यकता होती है, मोबाइल फोन में रील्स को चलाने में पेशेंस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने कम से कम समय की वीडियो होगी, जितने कम से कम समय में कुछ हमें आनंदित करने वाली वीडियो मिलेगी, उसको उतना ही लोग लाइक करते हैं। लंबे समय तक की अगर वीडियो हो तो उसको भी लोग कम पसंद कर पाते हैं, क्योंकि उतना पेशेंस नहीं होता है। पुस्तक पढ़ने में तो उससे कहीं ज्यादा आपको समय देना होता है। तो मोबाइल रील्स, मीम्स, ये ऐसी चीजें हैं जिनको बच्चे एक बिना समझदारी के, जिनको कहा जा सकता है कि उस एज ग्रुप के बच्चों में हार्मोनल चेंज आने के वजह से ऐसा एडिक्शन होना स्वाभाविक है। तो ये ज्यादातर बच्चों में ये पाया जा रहा है कि जो मोबाइल फोन्स का बहुत एडिक्टेड होने लगा है, उसको पुस्तकों से बिल्कुल मोहभंग होने लगा है। किताब पढ़ने में जैसे बैठता है और एक पल के लिए उसके हाथ में मोबाइल फोन आता है तो कितनी देर तक छोटी छोटी रील्स देखते देखते घंटों वो व्यतीत कर देता है, और पुस्तक का एक पन्ना भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो सबसे पहले तो हमें संयमित होना है अपने मोबाइल फोन को यूज करने को लेकर के। क्या करें क्या न करें, ये हम पहले से ही अपना डिसाइड कर लें कि मोबाइल फोन्स पर हमें केवल ये चीजें ही देखनी है, यही करना है। और ये गार्जियन को भी इसमें रिचेक करते रहना पड़ेगा कि आपका बच्चा
ऐसा ना हो, क्योंकि नशे की स्थिति में अपना विवेक, अपना तर्क खुद से काम करना बंद कर जाता है। दूसरी तरफ और कुछ इसको नियंत्रित करने का दो तरीका है। एक, आप जो भोजन ग्रहण करते हैं तो आहार नाल की जो संरचना है, जब आप विज्ञान में देखेंगे मस्तिष्क में भी वैसी ही कुछ संरचनाएं बनी आपको दिखाई देती हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि पेट और मस्तिष्क का जो कनेक्शन है, संपर्क है, बिल्कुल सीधा है। भोज्य सामग्री जैसा लेंगे, भोजन का पाचन जैसा होगा, उसके हिसाब से हमारे मस्तिष्क की एनर्जी, उसकी स्फूर्ति, एकाग्रता, स्मृति, ये सब कुछ निर्भर करेगा। तो इसके लिए क्या करें? एक तो साधारण और सात्विक भोजन लें। आपको एक स्टोरी बताता हूं। मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यास लिख रहे थे। उस उपन्यास को लिखते लिखते एक दिन उपन्यास जब पूरा हो गया और वो भोजन करने के लिए बैठे, तो जो भोजन की थाली उनकी धर्मपत्नी के द्वारा परोसी गई थी, उसमें उन्होंने पाया कि जो सब्जी बनाई है उसमें नमक बहुत कम है। तो उन्होंने कहा, आज तुम नमक बहुत कम डाली हो, या तो भूल गई हो नमक डालना। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि जो आप लिख रहे थे वो लिखने का कार्य पूरा हो गया है। तो मुंशी प्रेमचंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बिना पढ़ी लिखी महिला, इसको कैसे पता कि ये कार्य पूर्ण हो गया। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता कि ये कार्य पूर्ण हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो कम नमक वाली बात है, मैं तब से कम नमक डाल रही थी, यानी महीनों से मैं कम नमक डाल रही थी, लेकिन आप लिखने में इतने मशगूल थे, इतने एकाग्रचित्त थे कि आपको पता ही नहीं चला कि मैं नमक कम डाल रही हूं। मसलन अगर आपका बच्चा भोजन के प्रति, घर में बने हुए भोजन के प्रति अनासक्ति रखते हुए ये जिद करे कि नहीं पिज्जा खाना है, मुझे तो बर्गर खाना है, कहीं बाहर की चीज खाना है, चलते हैं आउटिंग में, होटल में कुछ खाते हैं, तो आप मान कर चलिए कि आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता कम हो रही है। उस एकाग्रता को नियंत्रित करने के लिए हम सात्विक भोजन पर आते हैं और भोजन के पाचन पर आते हैं। नियमित व्यायाम दूसरा पहलू होता है कि हम नियमित व्यायाम के लिए बच्चों को प्रेरित करें। योग हो, प्राणायाम हो, जिस भी किसी कारण से हमारी एकाग्रता बढ़ती हो, उस अभ्यास को अवश्य करें। जैसे जिम में बच्चे जाते हैं और अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को खुद से आईने में देखकर अपने अंदर से उनको एक गर्व का भाव महसूस होता है और लगातार फिर वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते करते उनके जो शुरुआती दौर में मसल्स होते हैं, जो बॉडी होती है, उसके शेप में बहुत अंतर आ चुका होता है, महीने 2 महीने में ही। ऐसे ही मस्तिष्क में भी एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क को एकाग्रचित करने के लिए, शांत रखने के लिए, धैर्य उसमें लाने के लिए हमें एक्सरसाइज की आवश्यकता है, और वो मानसिक एक्सरसाइज योग और प्राणायाम से आ सकती है, किसी बहुत अच्छी संगीत साधना से आ सकती है, जिसको म्यूजिकल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। स्टोरीज और कहानियां प्रेरकदायी, राम कथा, किसी भी तरह की, कोई बाइबल की कहानी पढ़ ले, कोई कुरान की कहानी पढ़ ले, उन कहानियों से, जो भले ही आप उसको धर्म के आस्था के रूप में न लें, लेकिन प्रेरक रूप में अवश्य लें। पुराणों में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी गई हैं। बहुत छोटे स्तर के जो बच्चे हैं, पंचतंत्र की कहानियां बहुत प्रेरक कहानियां हैं। ये हमें धैर्य सिखाती हैं, ये हमें एकाग्रता सिखाती हैं। तो इन सब चीजों को अभ्यास अपने बच्चों को नियमित अवश्य कराएं। साथ ही जब बच्चे ये भोजन और नियमित अभ्यास करना शुरू कर देंगे, तो उनमें धीरे धीरे अनुशासन का भाव अपने आप आने लगेगा। बच्चों में अनुशासन विद्यार्थी जीवन के लिए, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, 5 लक्षण बताए गए हैं। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण बहुत पहले से बताए गए हैं कि कौवे की तरह हमें चिंता होनी चाहिए, हमारा समय इसमें व्यर्थ हो रहा है, हमें इस विषय पर ज्यादा ध्यान देना है, यानी इधर चेष्टा करनी है या इधर चेष्टा करनी है।
दोनों के बीच में हमें सामंजस्य बनाने के लिए ध्यान कितना उस पर एकाग्रचित करना है कि अगर कोई लक्ष्य है हमारा तो बिल्कुल बगुले की तरह मछली पर ध्यान लगाए रखना होगा। पानी में ध्यान लगते लगते और जैसे ही मछली आती है बगुला उसे पकड़ लेता है, उसी तरह से हमें पुस्तक में ध्यान लगाए रखना होगा और जैसे ही लक्ष्य करीब आए उसे पकड़ लेना होगा। स्वनिर्धारण बिल्कुल कुत्ते की तरह की एक खनक की आवाज लगी नहीं कि बच्चा उठ गया, कह रहे ठीक है अब तो नींद खुल गई, एक आवाज में बच्चा उठ जाए। अल्पाहारी मतलब इतना ज्यादा भोजन न करें कि हमें गहरी नींद आने लगे, बहुत देर तक की नींद आने लगे, यानी आवश्यकता अनुसार ही भोजन करें। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को जो एक अच्छा लक्षण बताया जाता है गृह त्यागना। गृह त्यागने का आज के संदर्भ में अगर हम तात्पर्य माने तो मोह माया, हर छोटी बड़ी चीज के लिए हम अपना संपर्क न करें। जो विद्यार्थी जीवन है उसके लिए समय अपना समर्पित अवश्य रखें। इन सारे पहलुओं का, इन सारे बिंदुओं को अगर हम समेकित करें और युवाओं को देखें तो युवा होता कौन है, विद्यार्थी जीवन या नौजवान कहलाता कौन है, उस पहलू उसको हम 4 पंक्तियों में परिभाषित करें तो स्पष्ट हो पाएगा कि नदियां जब सागर में मिलती हैं तो लहरें बन जाती हैं, हवा के झोंके जब लहरों से टकराते हैं तो तूफान बन जाते हैं, इन तूफानों से जो टकराते हैं नौजवां कहलाते हैं। यानी अपने अंदर की उस ताकत को पहचानना इन विद्यार्थियों के लिए बेहद आवश्यक है। कैसे हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हों, लक्ष्य केंद्रित हो तो क्या कर सकते हैं और लक्ष्य से जब हमारा मन मस्तिष्क भटकेगा तो क्या नहीं हो पाएगा, एक उदाहरण के साथ और बताते हैं। एक लेंस होता है जिसको हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस को जब हम अपना रखते हैं तो अक्षर बड़ी दिखने लगती है। और भी एक प्रयोग करते हैं, सूर्य की किरणों के साथ अगर कागज पर टिका करके बिल्कुल रख दे, थोड़ी देर बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कागज जो है वो जलने लगता है, आग लग जाती है उसमें, वो कागज जलने लगता है। लेकिन अगर हम लेंस को लगातार हिलाते रहें तो सूर्य की किरणें भी रहेंगी, वो कागज भी रहेगा, लेकिन लगातार लेंस के हिलने पर वो कागज कभी नहीं जलेगा। तो लक्ष्य, अगर मन ऐसे ही लगातार भटकता रहेगा तो हमारे पास समय भी होगा, संसाधन भी होगा, पुस्तक भी रहेगी, लेकिन मन के भटकने से लक्ष्य हासिल नहीं होने पाएगा। तो हम अपनी ताकत के साथ लक्ष्य को पहचान लें और लक्ष्य पर एकाग्रचित हों। धीरे धीरे वो अनुभव हमेशा हृदय गति का याद रखें कि अप्स एंड डाउन थोड़ा बहुत तो आता रहेगा, बहुत ज्यादा डाइवर्जन नहीं होना है। हम अवसाद में गए तो पूरी तरह से पढ़ाई को भूल जाएं और बूम पर गए तो बाकी चीजों को भूल जाएं, एक्सरसाइज भूल जाएं, खेलना भूल जाएं, दोस्ती यारी भूल जाएं। ऐसा बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल मध्यम मार्ग अपनाएं। 8-8-8 ये फॉर्मूला बताया जाता है। 8 घंटे पढ़ने का, 8 घंटे सोने का और 8 घंटे में बाकी की गतिविधियां करने का। ये 8 या 24 का फार्मूला अगर विद्यार्थी में हम लोग डाल दें तो 100% सफलता उनके चरण चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।